Good evening everyone, this is Subham Patel. Today we will discuss about the important question of 10th class. क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का है और क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बनता है कि सिद्ध करिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है या प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर या √2 इज एन इरेशनल नंबर या फिर √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसको मतलब वो तो मैं समझा दूँ आपको, बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप मतलब इंपॉर्टेंट बात ये सुन लो कि जो भी इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है तो वो इस वीडियो के जस्ट बाद वाला वीडियो देख ले, क्योंकि ये वाला वीडियो मैं पूरा हिंदी मीडियम में समझाने वाला हूँ, हिंदी में, तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, इसलिए इसके दो वीडियो बनाऊँगा मैं, एक इंग्लिश मीडियम एक हिंदी थी। ये वाला हिंदी मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले अपना टाइम वेस्ट ना करके वो वाला वीडियो देख ले और हिंदी मीडियम वाले ये वाला देख ले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पॉज करना एक मिनट। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। तो अपरिमेय संख्या है तो इस टाइप के 3 क्वेश्चन है। एक √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक √2 एक अपरिमेय संख्या है और एक √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और तीनों क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट है। आप यदि √3 अच्छे से समझते हो तो आपको √2 और √5 आराम से बनने वाला है। ठीक है, तो आज अपन इन तीनों क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय यदि है तो इसको अपन परिमेय ही मान के चलेंगे। इसमें विरोधाभास विधि यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ होगा। ठीक है, विरोधाभास विधि क्या होती है? विरोधाभास विधि ऐसी होती है कि इसमें जो लाना रहता है उसका उल्टा अपन लेके चलते हैं। मतलब इसमें अपरिमेय यदि लाना है तो अपन इसको परिमेय लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अपन लेके चलेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, √3 को अपने को अपरिमेय बताना है तो अपन इसको परिमेय मान के चलेंगे। अब परिमेय यदि मान के चलते हैं तो परिमेय संख्या है तो उसमें अंश भी होगा और हर भी होगा, तो अपन मान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या है तथा a/b के रूप की है, रूप की है। मतलब अपरिमेय एक परिमेय संख्या है और a/b मतलब a अपना न्यूमरेटर और b डिनोमिनेटर। अब a/b यदि अपन ने ले लिया है तो a और b के बारे में भी जानकारी देनी पड़ेगी कि a और b क्या है भैया, क्योंकि a और b नंबर है और नंबर हम जानते हैं किस टाइप से होते हैं। बहुत सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं, इरेशनल, रेशनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर। ठीक है, इस टाइप से आते हैं। तो a और b अपन मान के चलते हैं। तो a और b में हमेशा इसके अंदर a और b अपने को यही मानना है जो मैं मानने वाला हूँ कि √3 एक परिमेय संख्या है जो a/b के रूप की है, जहाँ a व b दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब इस वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। इस वर्ड की डेफिनेशन आपको मेन चीज़ से इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा क्वेश्चन है टोटली यदि किसी पे डिपेंडेंट, किसी के ऊपर बेस्ड है तो इस वर्ड के ऊपर सहअभाज्य समझते हैं सबसे पहले। तो अभाज्य संख्या तो आप समझते हो जो किसी से विभाजित ना हो, और सहअभाज्य संख्या वो होती है जिसका कोई भी सार्वगुणनखंड ना हो। मतलब 2 या 3 संख्याएं, 2, 3, 5, 7 जितने भी हो सकती, एक संख्या नहीं होती, मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समूह होता है सहअभाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जिनका कोई भी सार्वगुणनखंड ना हो, सिर्फ एक को छोड़ के। मतलब ऐसी संख्याएं जिनका एक ही गुणनखंड मतलब मिलता जुलता गुणनखंड एक हो। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो 7 और 13, तो 7 और 13 दोनों 1, 1 से ऐसा एक ही गुणनखंड है दोनों का जो एक है ना। एक के टेबल में ये आता है, एक के टेबल में भी ये आता है, इसके अलावा कोई सा है ही नहीं। देखा जाए तो एक 3 भी इनकी ही श्रेणी में आती है ना, क्योंकि एक तो सबका गुणनखंड होता है और इसमें सार्वगुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर इंग्लिश में बोला जाता है उसको कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है इसका? एक है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? एक हो, एक को छोड़ के दूसरा कोई ना हो, वो कैसी संख्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो a और b क्या है? 2 सहअभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात आपको इसका मतलब समझ में आया होगा। सहअभाज्य ने ऐसी संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर 1 एंड ओनली 1 हो। ठीक है, तो अर्थात a व b का
सार्वगुणनखंड केवल एक है। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को फिर से बता दूं कि इसके बाद वाला वीडियो देखें, उसमें पूरा इंग्लिश में समझाऊंगा मैं। हाँ, तो अर्थात ए और बी का सार्वगुणनखंड एक है। ए और बी का सार्वगुणनखंड एक है। बस ये क्या है, सार्वगुणनखंड सह अभाज्य पे ही पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। अब मैंने क्या माना है कि √3 ऐसी संख्या है जो a/b के रूप की है। ठीक है, कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं इसमें, ये लिखना है, पूरा ध्यान से समझना है। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है। 4 मार्क्स का बनता है इस चैप्टर में से और एक 2 मार्क्स का बनता है। दोनों पक्षों का वर्ग करा तो √3 का 3 हो जाएगा और ये a² हो जाएगा। ठीक है, b² को इधर ले आता हूँ मैं, तो b² = a²/3, ये दोनों की जगह इंटरचेंज कर दी। अब देखो बेटा, ये चीज़, इससे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यदि a² 3 से डिविजिबल है, a² 3 से विभाज्य, एक संख्या मैं आपको उदाहरण के लिए समझाता हूँ। मान लो 16 2 से विभाजित होता है, तो 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, तो 4 भी 2 से विभाजित होगा। इसमें वही फंडा है ये वाला, जिसमें यदि किसी संख्या का वर्ग, मतलब 16 का मतलब 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर यदि 2 से डिविजिबल है तो 4 भी 2 से डिविजिबल होगा, 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे a² यदि 3 से विभाज्य है तो a भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। तो अपने को वही लिखना है, चूँकि a² 3 से विभाज्य है, इसलिए a भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। ध्यान में रखने वाली बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा जब a² 3 आप देखोगे। ठीक है, चलो हाथ से ही मिटा देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं अपन। a² 3 से विभाज्य है तो a भी 3 से विभाज्य होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब क्या करना है आपको, सेम टू सेम, अभी अपन ने √3 = a² ये लिया था। ठीक है, अब एक चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखना है, वो तीनों क्वेश्चन में है, इसलिए आप एक क्वेश्चन करोगे, दूसरा मन से करोगे, तीसरा मन से करोगे, तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो पॉज करना, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया था। मैंने आपको बताया था कि एक टर्म आपको याद रखना है, इससे आप तीनों क्वेश्चन को यदि करोगे तो बहुत अच्छे से याद रख पाओगे। क्योंकि अपन √3 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है a = 3c, और इसको अपन मानते हैं हमेशा। ठीक है, माना अपन ने a² = a = 3c। ठीक है, a² ने a = 3c, ये अपन मान लेते हैं। अब मानने के बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वही वाली बात। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब अपन वर्ग करेंगे बेटा, तो a² = 3c का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो a² = 9c² हो जाएगा। 3 3 9, 3 3 9 और c²। अब a² का मान यदि मैं देखूं तो यहाँ से क्या आएगा, a² का मान, इसको समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। तो a² का मान 3b² आएगा। तो a² की प्लेस पे 3b² रखा मैंने और 9c² और पीछे लिख दिया कि भैया मैंने समीकरण 1 से रखा है। ठीक है, यहाँ से मैं b² की वैल्यू यदि निकालना चाहूँगा, या b² की ना निकालते हो c की निकालना अपना को। ठीक है, तो 3b²/9 इधर आ जाएगा और इधर बचेगा c²। तो 3 से ये 9 3 बार कट जाएगा, तो b² / 3 आ जाएगा c²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ में आया अपने को कि यदि b² 3 से विभाज्य है तो b भी 3 से विभाज्य होगा। वही वाली बात, जैसा a² 3 से विभाज्य था तो a भी 3 से विभाज्य वाली बात करी अपन ने। सेम टू सेम b² 3 से विभाज्य है तो b भी 3 से, वही लिखेंगे, चूँकि b² 3 से विभाज्य है इसलिए b भी 3 से विभाज्य होगा। अब देखो बेटा, एक चीज़ इसमें कंसेप्ट समझने वाली बात, कैलकुलेशन तो कुछ था ही नहीं, अब समझने वाली बात है। अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट करके ये बताया कि a² 3 से विभाज्य है तो a भी 3 से विभाज्य होगा। जब इधर अपन ने कैलकुलेशन करा, आपको छोटी सी चीज़ ध्यान में रखनी है बस यहाँ पे ये वाली।
ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने जब कैलकुलेशन करा ये वाला, तो बी स्क्वायर 3 से विभाज्य, तो बी भी 3 से विभाज्य होगा। बट अपन ने पढ़ा था तो ए और बी कैसे संख्याएं थी, सहभाज्य संख्याएं थी। और सहभाज्य संख्याओं की कंडीशन होती है कि उनका सार्वगुणनखंड केवल 1 होता है। पर यहाँ पे तो 3 भी मिल गया। देखो 3, ए भी 3 से विभाज्य है, बी भी 3 से विभाज्य है। तो ए और बी यदि दोनों 3 से विभाज्य है तो मतलब 1 से तो सब विभाज्य होते ही होते हैं, क्योंकि एक तो ऐसा फैक्टर है जो सबका फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 भी मिला, मतलब कि 2 अभाज्य गुणनखंड, 2 सार्वगुणनखंड हो गए, 2 कॉमन फैक्टर हो गए। तो 2 कॉमन फैक्टर होने के कारण अपन ने जो माना था कि ए और बी सह अभाज्य है वो गलत हो गया है। और जो गलत हुआ ये, तो फिर ये भी गलत हो गया। मतलब अपन ने क्या माना था, परिमेय संख्या गलत माना था, तो परिमेय संख्या यदि गलत हुआ तो क्या बन गया, ये अपरिमेय संख्या हो गया है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि ए व बी का सार्वगुणनखंड 3 है, किंतु ए व बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ए और बी का सार्वगुणनखंड 3 है, पर अपन ने क्या लिया था कि ए और बी तो सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो ये तो एक विरोधाभास हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो विरोधाभास हुआ तो क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत या त्रुटिपूर्ण या गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अपन ने क्या गलत कल्पना करी थी कि परिमेय संख्या है, ये गलत कल्पना थी। तो सही कल्पना क्या हो जाएगी, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आपको इस टाइप से सोल्व करोगे तो कोई गलत नहीं कर सकता है इसको। ठीक है, और यदि बुक में आप देखोगे तो एग्जाम्पल आपने देखा होगा तो पूरा एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो बड़े से पैराग्राफ से अच्छा है कि आप इसको समझ लो। एक बार और समझा देता हूँ बहुत अच्छे से। √3 को अपरिमेय बताना था तो अपन ने परिमेय माना तो a/b के फॉर्म में माना, और a/b के फॉर्म में माना तो a और b के बारे में बताया कि ये सहअभाज्य है। सहअभाज्य की डेफिनेशन ये होती है कि उनका एक ही कॉमन फैक्टर होता है, एक ही सार्वगुणनखंड होता है, और वो होता है 1। ठीक है, वो होता है 1। तो √3 बराबर a/3, दोनों पक्षों का वर्ग करा, सोल्व करा, b² का मान निकाला। तो यहाँ पता चला कि a²/3 मतलब a² 3 से विभाज्य है। तो जब a² 3 से विभाज्य है तो a भी 3 से विभाज्य होगा। सेम टू सेम, जब यहाँ ये ध्यान में रखने वाली बात है आपको कि a बराबर 3c लेना है। a बराबर 3c लिया, √2 वाले क्वेश्चन में a बराबर 2c लेंगे, √5 वाले क्वेश्चन में a बराबर 5c लेंगे। उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करा, a² की वैल्यू यहाँ से पुट करी और इसको कैलकुलेट करा। तो c² की जब वैल्यू फाइंड करी तो b²/3 मिला। तो b²/3 भी इस टाइप से दिख रहा है कि b² 3 से विभाज्य है तो b भी 3 से विभाज्य होगा। अब क्योंकि a और b दोनों 3 से विभाज्य है, मतलब 3 भी दोनों का कॉमन फैक्टर है, 3 भी दोनों का सहअभाज्य गुणनखंड है, बट 3 भी दोनों का सार्वगुणनखंड है। पर सार्वगुणनखंड तो सिर्फ इनका एक ही था, तो ये तो गलत हो गया। तो ये विरोधाभास हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ हमारी गलत कल्पना के कारण। वही लिखना है, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। और गलत कल्पना अपन ने करी थी कि परिमेय संख्या है, तो अपनी सही कल्पना क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसी पे बेस्ड √2 वाला करते हैं, इसी में आप इसको ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसके बाद समझना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में समझा देता हूँ, तो आपको तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेंगे। अब √3 अपन ने किया, अब इसी को चेंज करके √2 में कन्वर्ट करते हैं अपन, और √5 में आप फिर समझ सकते हो आराम से। तो इसको √2 यदि मैं बनाता हूँ तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, जहाँ जहाँ 3 है वहाँ सब जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी 2 आ गया, ये यहाँ पे भी 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 2 बन जाएगा। जहाँ जहाँ 2 है, जहाँ जहाँ 3 है वहाँ वहाँ 2 बन जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, इतना सा ये चेंज है। देखो जहाँ जहाँ 3 था वहाँ वहाँ 2 किया मैंने, ये इधर भी 2 करेंगे, ये इधर भी 2 करेंगे, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये 4c² बनेगा। यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2b² आएगी, a² की वैल्यू 2b² आई और ये 4c²। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, 2b²/4 हो जाएगा, और ये c² ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे फिर वही कंडीशन बन गई, c² बराबर b²/2। तो यहाँ पे भी ये 2 से विभाज्य है, तो ये भी 2 से विभाज्य होगा, और पूरी सेम रामायण। ठीक है,
अब जैसे जैसे मैंने 2 को हटाया वैसे वैसे आप 5 को हटा दीजिए। 5 को हटाओगे तो चेंजेस आपको सिर्फ यहाँ मिलेगा, ठीक है। 5 रहेगा तो 25 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा और पूरा क्वेश्चन सेम चलेगा, ठीक है। तो इस एक क्वेश्चन से आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है नेक्स्ट वीडियो देखें, बिल्कुल सेम है, उसको इंग्लिश में समझाया है, पूरा इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।